स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हो ना, आप अपने पास कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जहां पे एसर्शन और रीजन है। तो एसर्शन आपको कह रहा है कि यानी दो कथन है, यहाँ पे जो है दो कथन है, एक कथन है और एक उसका कारण है। आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत है। दोनों सही है या दोनों गलत है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो पहला कथन है, assertion है, वो कह रहा है कि टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। यानी जो हमारा कथन है वो ये कह रहा है कि जो टीचिंग यानी शिक्षण होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा क्रिएटिव होता है। टीचर और लर्नर के बीच बहुत सारी नई बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बियॉन्ड टेक्स्ट होती है, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है उसके बियॉन्ड भी हम लोग टीचिंग में चर्चा परिचर्चा करते हैं। जबकि जब हम एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, और इसलिए ये ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शन से अलग है। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है गाइज, हम लोग किसी एक चीज को मतलब कि पक्का करते हैं। जैसे मान लीजिए गाइज कि आप गाड़ी ठीक करना सीख रहे हो, बाइक ठीक करना, तो वो एक ट्रेनिंग है कि आप बाइक रिपेयरिंग का काम सीख रहे हो। मान लीजिए 3 महीना आपने बाइक रिपेयरिंग का ट्रेनिंग किया, तो 3 महीना आप सिर्फ उसी को सीखिएगा। या मान लीजिए आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, भाई लैपटॉप कैसे रिपेयर होता है मैं सीखूं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। या मान लो आप पुलिस की ट्रेनिंग में जा रहे हो, आर्मी की ट्रेनिंग में, किसी की भी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस, किसी एक स्किल को हम लोग पक्का करते हैं, पक्का मतलब मजबूत करते हैं। कोई एक स्किल पे हम मतलब कि वर्धस्त करते हैं कि भाई हाँ चलो ये स्किल अब मेरा पक्का हो गया, अब मैं इसमें जॉब कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो वो ट्रेनिंग है। लेकिन टीचिंग का इस क्या है ना, टीचिंग बहुत अलग चीज है। टीचिंग क्या है, जहां सर्वांगीण विकास होता है। तो टीचिंग क्या है, जहां पे ऑल राउंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, सर्वांगीण विकास। और क्रिटिकल जैसे भी क्लासरूम है, तो क्लासरूम में हम हर एक पक्ष पे बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक मुद्दे पे ही हम लोग स्टिक रहते हैं, हर एक मोर्चे पे हम लोग बात करते हैं। तो क्या ये सही है? और रीजन कह रहा है बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग यानी अनुदेश और प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कोग्निटिव इंटरचेंजेस। तो क्या जो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग दोनों एक जैसे ही हैं? क्योंकि इंस्ट्रक्शन में भी जैसे मैं आपको कमांड देता हूं, भाई ऐसा करो ऐसा मत करो, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, है ना। तो चाहे वो अनुदेश हो या फिर ट्रेनिंग, दोनों ही क्या लोअर ऑर्डर कोग्निटिव इंटरचेंजेस हैं, यानी बहुत ही निम्न स्तर पे हम कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए सर। पढ़िए दोनों। बोथ आर करेक्ट सर। हाँ ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि देखो पहला तो खैर करेक्ट ही है। जो हमारा असर्शन है, जो हमारा अभिकथन है, जो हमारा अभिकथन है वो तो ठीक ही है। क्योंकि टीचिंग में भैया देखो समीक्षात्मक चीजें भी आती हैं, रचनात्मक भी आती हैं। जबकि ट्रेनिंग में ऐसी बात नहीं है। ट्रेनिंग तो देखो किसी एक चीज की होती है ना। कोई एक पर्टिकुलर चीज में ट्रेनिंग आप फोकस 2 महीना 3 महीना 6 महीना आप करते हो। तो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन जो है अलग है, टीचिंग अलग है। और रीजन भी कह रहा है कि भाई इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग क्या है, ये लोअर ऑर्डर है। लोअर ऑर्डर मतलब जहां आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पे आप एक किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टिक होके उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसमें अपने आप को मजबूत करते हो, कोई चीज सीख लेते हो किसी पर्टिकुलर कोर्स वगैरह में, दैट इज। इसका आंसर बताइएगा इस इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज द हेलमार्क। शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन सर। जी ऑप्शन सी। सी रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑब्वियसली विमर्शी चिंतन स्तर। यानी गाइस देखो, वैसे तो 3 स्तर बताए गए हैं, मैंने आपको टीचिंग के 3 स्तर बताए। एक तो देखो मेमोरी लेवल होता है, जो सबसे छोटा स्तर है, स्मृति स्तर, जहां चीजों को आप याद रखते हो, रिमेम्बरिंग, रटना, रटना याद रखना, ऐसी बातें हैं। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, चीजों को आप समझने लग जाते हो, एनालिसिस करने लग जाते हो, एक बोध बोध का भाव आ जाता है, किसी चीज को समझना, समझ के विश्लेषण करना, तो वो अंडरस्टैंडिंग है। और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है गाइस, जहां पे आप चिंतनशील यानी कि किसी चीज के बारे में विचार करते हो, मंथन करते हो, चिंतन करते हो, तब जाके किसी एक नए
नतीजे पे पहुंचते हो कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, जैसे कि कॉलेज और रिसर्च लेवल पे। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपका जो थॉट है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, आप क्रिएट करने की स्थिति में आ जाते हो कि मैं कुछ क्रिएट करूं, नए आइडियाज, नए प्रिंसिपल, नए लॉजिक। तो वो कब करोगे आप? जब आप एक्सपर्टीज आपको हो जाएगा, जब आप दक्ष हो जाएंगे किसी विषय में। तो ये होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा गाइस? सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी सर। Choice based credit system. चॉइस बेस्ड क्रेडिट ऑप्शन सिस्टम। बी सर। बी सर। हाँ, चॉइस बेस्ड जी क्रेडिट ऑप्शन बी सिस्टम। सर। इसका आंसर बताइए गाइस। देखो ये भी मैंने आपको पढ़ा, मैच करना है। देखो एक तरफ तो स्वयं है, फिर स्वयं प्रभा है, फिर डिजी लॉकर है, फिर एनएडी यानी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, तो ये चार ऐसे टर्म्स हैं, इसका डेफिनेशन है। आपको मैच करना है, मिलान करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो मिलान करिए तो किससे क्या मैच होगा? स्वयं किससे मैच होगा, स्वयं प्रभा किससे मैच होगा, डिजी लॉकर किससे मैच होगा, एनएडी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जिसमें आप सर्टिफिकेट वगैरह रखते हो, लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब आज ऑनलाइन स्टोर करते हो ना। तो विच वन इज करेक्ट? क्या होना चाहिए बताइए? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। गाइस देखो, जी। एक तो यहाँ पे पकड़ में आ रहा है, किससे जानते हैं? स्वयं प्रभा क्या है आप जानते हैं ना? स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल का समूह चैनल है, है। जहाँ पे हम लोग एजुकेशनल चैनल्स, जैसे टेलीविजन पे चैनल आता है ना, उसी प्रकार से स्वयं प्रभा क्या है? एजुकेशनल चैनल का कलेक्शन है, जहाँ पे कई सारे शैक्षणिक चैनल्स आते हैं। शैक्षणिक, अभी के टाइम में करीब 40 से ज्यादा चैनल हो चुका है, 40 चैनल मान के चलिए, इतना अभी स्वयं प्रभा पे रन कर रहा है करंट टाइम में। आपके पास भी, जिसके पास डिश टीवी तो अब सबके घर पे हो गया, तो आपके यहाँ पे भी डिश टीवी लगा होगा। तो डिश टीवी पे स्वयं प्रभा आता है, फ्री में आता है, उसके अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो उसमें भी आप देखते होंगे, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ऑप्शन आएगा ना, जो डिश टीवी आजकल यूट्यूब वगैरह से आप कनेक्ट कर लेते हो, स्मार्ट टीवी जिसको आप बोल रहे हो। तो स्मार्ट टीवी में स्वयं प्रभा आ रहा है। तो देखिए बी का तो चौथा होगा, ये ऐसे ही पता लग रहा है, क्योंकि चौथे में लिखा हुआ है फ्री डीटीएच चैनल फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम। डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम, जो सीधा आपके घर में आता है, और कई सारे चैनल्स का वहां पे आपको दिखता है। तो स्वयं प्रभा का तो चौथा होगा। तो बी का 4 देखिए, बस ऑप्शन ए में ही है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक इसको कहते हैं। अब आप देख सकते हो गाइस कि बी का चौथा देखिए, बस ऑप्शन ए में ही है, इसके अलावा किसी में भी बी का 4 नहीं है। तो ऐसे में आप एक बार में तुक्का लगा सकते हो कि वन ही होगा करेक्ट, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, समय बचता है ऐसे में। ऐसे में वी कैन सेव आवर टाइम एंड एफर्ट्स। तो ऐसे में मतलब पता लग गया ना कि स्वयं प्रभा का चौथा है तो वन ही होगा। अब मिला लीजिए, जैसे स्वयं है, स्वयं का तीसरा वाला है, यानी मूक फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन एनीवेयर एंड एनी टाइम। सही बात है। मूक भी क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये भी गाइस स्वयं का ही तो पार्ट है ना। स्वयं एक अम्ब्रेला टर्म है, स्वयं के अंदर ही मूक आता है। स्वयं जो है वो पेरेंट है, स्वयं के अंदर ही एक मूक भी आता है। मूक भी स्वयं से ही जुड़ा हुआ है, दोनों एक ही है। मतलब स्वयं एक अम्ब्रेला, मतलब स्वयं एक पेरेंट है, उसी के अंदर एक मूक भी उसका एक उपक्रम है। तो भैया स्वयं स्वयं एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एजुकेशन मिल जाता है, कहीं कहीं से भी, किसी भी समय। समय और स्थान की बाध्यता ही नहीं है स्वयं में। तो अभी जहाँ बैठे हो वहीं से स्वयं यूज कर लो आप, क्या दिक्कत है? तो तीसरा हो गया। डिजी लॉकर और एनएडी सुनने में तो सेम एक जैसा ही लगता है, क्योंकि डिजी लॉकर में भी आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करके रखते हो, और एनएडी का तो फुल फॉर्म ही है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो दोनों में मिला जुला के डिपॉजिट ही कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अंतर क्या है ये आप देख लीजिए। डिजी लॉकर में गाइस हम अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट रखते हैं। पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या हो गया? जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड है ना, लाइसेंस वगैरह, तो ये हमारे पर्सनल चीजें हैं। जबकि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में हमारे डिग्री, मार्कशीट,
जो एकेडमिक अवार्ड है, खास करके एकेडमिक अवार्ड जो आपको पढ़ाई के दौरान जो भी आपको मिला है ना, जो जॉब वगैरह में आपको, तो वो आप एनआईडी में रख सकते हो। बाकी डिजी लॉकर में आपका व्यक्तिगत जो है ना, जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड, है ना, वोटर कार्ड, लाइसेंस, लाल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब डिजी लॉकर पे आप रख सकते हो। बाकी जो एकेडमिक से रिलेटेड चीजें हैं, है ना, वो एनआईडी पे। तो ऐसा है। तो ये होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइएगा। इस मैंने जो पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। टीचिंग और रिसर्च कम्युनिकेशन, यही 3 टॉपिक से पूछ रहा हूँ। इसका आंसर बताइएगा। ये भी मैच करना है। कल ही बता रहा था ना आपको, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, समूह संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिगत संचार। इसको मैच करिए तो किससे क्या मैच होगा? सर बी होगा। राखी मैम बहुत दिन के बाद आई हैं क्लास। राखी मैम आप बहुत दिनों के बाद आए हैं क्या, या आते हो मुझे आज दिखे आप? यस सर, यस। क्यों मतलब क्या, इज एवरीथिंग फाइन? बहुत दिनों के बाद आप आए। सर व्हाट वाज नॉट फाइन, दैट इज व्हाई सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। 1 ईयर हो गया। ऐसा क्या हो गया 1 साल में भाई? चलिए खैर बात करूंगा आपसे। ठीक है सर। बताइएगा इस क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी होगा सर। मास कम्युनिकेशन को आप किससे मिला रहे हो? कॉरिडोर क्लासरूम फॉर कम्युनिकेट विथ वन सेल्फ। वन सेल्फ का तो इंट्रा होगा, बी का तो चलो तीसरा होगा, इसी से पकड़ में आ जाएगा। बी का तीसरा ए और सी में है। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कॉरिडोर डिस्कशन, क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप डिस्कशन में आ जाएगा। तो सी का 2 हो सकता है। सी का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, डी का हो जाएगा आपका कॉरिडोर, अंतर व्यक्तिगत, कॉरिडोर डिस्कशन या गली में चर्चा। इसका आंसर ए होगा गाइस। मैंने कैसे पकड़ा पता है? इंट्रा पर्सनल मतलब, देखो इंट्रा मतलब क्या होता है, जब आप स्वयं से बात करते हो। अब आज के जमाने में हमारे पास वैसे भी बात करने के लिए लोगों की कमी हो रही है, तो आजकल इंट्रा पर्सनल मतलब रूम में बैठ के अकेले में बड़बड़ा रहे हो, सोच रहे हो क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। इंट्रा पर्सनल कोई नहीं है बात करने वाला, तो खुद से बात कर रहे हो, सोच रहे हो, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है, दिमाग में ही प्लानिंग कर रहे हो आगे क्या करना है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट वी नीड टू डू फर्दर। तो इंट्रा पर्सनल व्यक्तिगत संचार, सॉलिलॉकी, 1 to 1 अपने आप से बात करना। तो ये तो देखिए आपका, देखिए स्वयं के साथ संचार तो तीसरा हो गया, तो बी का तो 3 होगा, है ना। इसके बाद आपका जो है मास कम्युनिकेशन में गाइस क्या है, मैकेनिकल। क्योंकि मास कम्युनिकेशन देखो हजारों लोगों को जोड़ता है ना, लाखों लोगों को, करोड़ों को जोड़ता है, तो वहां तो मैकेनिकल यानी मशीन के थ्रू होता है ना। जो टेलीविजन वगैरह पे हम संचार करते हैं, टेलीविजन के थ्रू हमारे पास, तो वो तो मैकेनिकल है ना, मशीन के थ्रू हम तक बात आ रही है। बिना मशीन के एक साथ लाखों लोगों तक कहाँ से जाएगी बात? तो वो मैकेनिकल है, मशीनी संदेश है, वो एक मशीन के थ्रू सब कुछ चल रहा है। इसके बाद हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब हो गया, कॉरिडोर मतलब समझते हैं गली कुची में, अपने घर के बाहर आप किसी से बात कर रहे हो, 2 लोग 3 लोग, तो डेट इज कॉरिडोर। गली गली वगैरह में ना है तो होता है ना, आपस में अपने रिलेटिव वगैरह से बात करना, फ्रेंड से। और इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, सॉरी ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हो गया क्लासरूम टीचिंग, जैसे अभी चल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। और इंटरपर्सनल मतलब जहां 2 लोग आपस में, जैसे हम 2 दोस्त हैं या कोई आप अपने पड़ोसी से बात कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड कॉरिडोर। तो ये होगा इसका आंसर। ग्रुप कम्युनिकेशन तो अभी चल रहा है ना, अभी क्लास में मान लीजिए हम लोग 70 80 100 लोग हैं, 150 जो भी हैं, तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन, कि एक साथ हम लोग 50 100 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं, बाय नेम तो जानते हैं एटलीस्ट। आप मुझे बाय फेस भी जानते हो, बट मैं आपको बाय नेम जानता हूँ, या आप सभी लोग एक दूसरे को बाय नेम तो एटलीस्ट जानते हो। बाय फेस अभी यू ऑल आर इनविजिबल टू अस एंड टू मी एज वेल। तो आप सभी लोग मिस्टर इंडिया हो अभी मेरे लिए भी, क्योंकि मैं 1-2 को ही जानता हूँ बाय फेस, नाम से लेकिन जानता हूँ सबको। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है क्योंकि हम जानते हैं। इसका आंसर बताइएगा। इस इन विच मेथड ऑफ रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड विथ एन इंटेंट टू ऑब्जर्व
कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल। गाइस रिसर्च का कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो? ठीक है, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? एक एग्जाम्पल से आपको स्वतंत्र चर और आश्रित चर समझा देता हूं तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिसर्च में गाइस मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रिसर्च में चरों का बड़ा महत्व है ना। जैसे इस क्लास में नोट्स का बड़ा महत्व है, बिना बिना नोट्स के क्या पढ़ोगे आप, मैं क्या पढ़ाऊंगा। उसी प्रकार से रिसर्च में चर यानी वेरिएबल, क्योंकि रिसर्च जो होता है ना वो वेरिएबल पे ही होता है। किसी भी समस्या का जो कारण है, मान लीजिए कि आपके पेट में दर्द है तो उसका 3-4 कारण हो सकता है, तो वो जो 3-4 कारण है ना दैट इज कॉल्ड चर, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो रिसर्च में ये जो संभावित कारण है ना इसी पे तो पूरा रिसर्च डिपेंड करता है कि आप कैसे एक एक चीज को फिर खगालोगे। जैसे इस क्लासरूम में गाइज जो हमारा समय है ना ये इंडिपेंडेंट है, हम समय को नहीं रोक सकते। अभी देखो 10:31 हो रहा है एग्जैक्ट, मैं समय को नहीं रोक सकता, आप भी समय को नहीं रोक सकते। तो ये क्या है गाइज, इंडिपेंडेंट है। इस क्लास में जो समय है हम भले ही बात करें चाहे पढ़ें लेकिन हम समय नहीं रोक सकते, एक बात। दूसरी बात, बाहर का जो भी मौसम है, अभी बारिश हो गई, अभी गर्मी हो गया, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है गाइज, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक है। तो जो चीजें हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट माने जो होगा ही, जो होकर ही रहेगा, उसको हम आप नहीं रोक सकते। समय चलेगा ही, उसको रोक नहीं पाइएगा। जो बाहर का टेम्परेचर है उसको रोक नहीं पाएंगे आप, बदल नहीं पाएंगे आप, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट कौन है, हम और आप। जैसे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है गाइस कि जिसको हम, मान लीजिए कि जो टीचर, जैसे आप अभी मेरे पे आश्रित हो या आप समय पे, हम लोग समय पे आश्रित हैं कि इस समय से चीजें हो रही हैं, समय से क्लास चल रहा है। तो ऐसे ही रिसर्च में गाइस ये दो टर्म आता है, कुछ चीजें इंडिपेंडेंट हैं और कुछ चीजें इंडिपेंडेंट। मतलब मैंने बोला ना विच इज नेचुरल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी उतनी हैसियत नहीं कि हम समय को रोक लें, हम पर्यावरण को रोक लें, हम तापमान रोक लें, है ना, या और भी ऐसी चीजें। बट डिपेंडेंट वो है जो चेंज हो सकता है। जैसे आपको मैं अभी चेंज कर सकता, चेंज मतलब कि टॉपिक बदल सकता हूँ, कुछ और पढ़ सकते हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए चेंज हो सकते हैं, है ना। तो डिपेंडेंट, तो ऐसे ही रिसर्च भी जब आप करिएगा तो वहां पे आपको मतलब कि स्वतंत्र चर भी मिलेगा और आश्रित चर भी मिलेगा, तो दोनों को आपको लेके चलना है। तो ऐसा कौन सा रिसर्च का मेथड है जिसमें आप मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो, स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? ऐसा किसमें करते हो बताइए, क्या होगा आंसर? डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। वही होगा सर और किसमें? ऑप्शन नंबर डी सर। क्योंकि ऑप्शन ए है, जानते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, इसमें तो होगा नहीं। एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब होता है? एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो ना मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक्स होम मिनिस्टर हूँ, मेरा ये एक्स फ्रेंड है। तो एक्स मतलब जो पुराना है, जो बीत गया, एक्स मतलब जो बीत गया, जो पूर्व। और पोस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, बाद। पोस्ट मतलब बाद और एक्स मतलब पहले। फैक्टो माने तथ्य और मेथड मतलब विधि, यही इसकी परिभाषा है। इसका मतलब कि जो चीजें पहले हो चुकी हैं, मान लीजिए गाइस कि मेरे जीवन में पहले कई सारी घटना हो चुकी है, तो पहले जो घटना हुई है उसके अनुभव से मैं आगे आने वाले समस्याओं का समाधान करूंगा। दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। यानी पुराने जो मेरे फाइंडिंग्स हैं, पुराने जो मान लीजिए कि चीजें अवेलेबल है मार्केट में, इंटरनेट पे, पुरानी चीजें, उसका अध्ययन करके आने वाली समस्याओं का समाधान करना, दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ये कई बार एग्जाम में आता है, इसमें कंफ्यूज भी होते हो आप, इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया। एक्स मतलब पुराना, जो पुराने रिसर्चेस हैं, पुराने फाइंडिंग्स हैं, पुराने कंक्लूजन है, पुरानी जो तथ्य हैं, उसको यूज करना किसके लिए, वर्तमान और भविष्य में आने वाले समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। ऐसे ही केस स्टडी मेथड क्या है, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना। केस स्टडी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। जहाँ पे गाइस मान लिया कि जैसे भारत है पाकिस्तान है, तो दोनों में हम एक केस स्टडी मतलब एक तुलना कर रहे हैं कि दोनों में कौन बेहतर है और क्यों बेहतर है, कैसे बेहतर है, दोनों के पास क्या संसाधन है, क्या। तो केस स्टडी जहाँ पे हम एक तुलना, कंपैरिजन करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी वही है, जहाँ पे चीजों को आप वर्णन करते हो ना। और एक्सपेरिमेंटल तो देखो ये पूरा साइंस मेथड है, हिट एंड ट्रायल।
एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है गाइस? जहां पे आप प्रयोग कर रहे हो, जो संयोग नहीं है। संयोग और प्रयोग में अंतर है। संयोग मतलब बाई चांस, और एक्सपेरिमेंट मतलब जो बार बार आप मान लीजिए कि जैसे बचपन में हम लोग मैथ्स बनाते थे, एक मैथ्स जब नहीं बनता था तो उसको 10 बार कोशिश करते थे, 15 बार कोशिश करते थे, 20 बार कोशिश करते थे, एक बार बन जाता था। जब किसी मैथ का क्वेश्चन हम लोग बचपन में 9th-10th में बनाते थे 15 बार, 20 बार, 25 बार, तो धीरे धीरे करते करते एक बार सही आंसर आ जाए। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल, कि आपने किसी समस्या का समाधान करने के लिए बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, मल्टीपल एफर्ट्स लगाए, 25 बार ट्राई किया, एक बार सही निकल गया, सही निकल गया तो हो गया आपका काम। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। 10 तक तो हम सबने साइंस पढ़ा है, तो फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब तो आप जीवन में कभी ना कभी गए ही होंगे। वहां हम लोग क्या करते थे? यही तो करते थे, एक्सपेरिमेंट। 10-15 बार, 20 बार ट्राई करते थे, एक बार उत्तर आ जाता था, हो गया काम। यही होता है ना साइंस लैब में, तो यही है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां पे आप किसी भी चर को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हो ताकि आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि वो उसका नाम ही है प्रयोग। तो प्रयोग में हम कुछ भी चीज को बदल सकते हैं, थोड़ा हेरफेर कर सकते हैं ताकि हमारा परिणाम आए। हेरफेर करिएगा तभी न परिणाम आएगा। आप मान लीजिए पढ़ रहे हो लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो थोड़ा पढ़ाई में हेरफेर करते हो ना। मान लीजिए कि आपने मेहनत तो खूब करी लेकिन परिणाम नहीं आया, तो पढ़ने का तरीका बदल दो। उससे भी परिणाम नहीं आया तो और तरीका बदलो। पर हमें तो मिला जुला के रिजल्ट चाहिए ना। तो हेरफेर वही होता है, मैनिपुलेट, मतलब तरीके को बदलना। तो ये एक्सपेरिमेंट में होता है, टू गेट रिजल्ट। ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। इस रिसर्च थीसिस हैज टू फॉलो अ, ठीक है, ऊपर थोड़ा कट गया लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। अ रिसर्च थीसिस हैज टू फॉलो अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। आप सब लोग थीसिस लिखे नहीं हो लेकिन जानते हो थीसिस क्या होता है। यू ऑल नो, जो पीएचडी में सबमिट करते हो तो डिग्री मिलता है, थीसिस, है ना। तो थीसिस में क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर रेफरेंसिंग स्टाइल होता है, क्या ऐसा है? और रीजन है दिस एंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स, यानी इस प्रक्रिया से अनुसंधान में प्रचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। यानी कि रिसर्च थीसिस में अगर आप रेफरेंसिंग करिएगा, फॉर्मेट को मानिएगा, तो क्या होगा गाइस कि आपका जो है रिसर्च एथिक्स जो है बिल्कुल, मतलब एक तरह से आप सारे नियम कानून को ठीक ठाक, एथिक्स का मतलब क्या होता है? नियम कानून। तो आप नियम कानून का ठीक ठाक पालन करिएगा, प्रचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगा आपका, अगर आप एथिक्स को मानिएगा, रेफरेंसिंग वगैरह करेंगे तो क्या लगता है आपको? विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए सर। हाँ, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है बिल्कुल। क्योंकि थीसिस में तो हम रेफरेंसिंग करते हैं, फॉर्मेट भी होता है, और इससे रिसर्च एथिक्स हमारा इंश्योर होता है। ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। इस टीचिंग का एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस? अप्रत्यक्ष। एक होता है जैसे अभी का क्लास में क्या चल रहा है? डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, 1-to-1 हमारा क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, रियल टाइम लर्निंग, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है गाइस? जैसे मान लीजिए कि जो चीजें अभी रियल टाइम ना भी हो, फिर भी यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियो कई तरह की, तो आपसे यहाँ पे इनडायरेक्ट टीचिंग पूछ रहा है कि 5 पॉइंट है, बताइए इसमें से इनडायरेक्ट टीचिंग कौन कौन से हैं। पहला है गाइस गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए आप ही बताइए पढ़ के, इनमें से कौन कौन से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित करता है? इन 5 में से कौन कौन ऐसे? क्या होना चाहिए बताइए, ट्राई करिए एक बार। विच वन इज करेक्ट? Sir, option number D. Sir, option number first, sir. B, D, E. बी डी। जी sir. Option number first, sir.
यानी आप ए को कट कर रहे हो, गेनिंग अटेंशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, ध्यान आकर्षण अधिगमकर्ता को एक उद्देश्य की प्रस्तुत करना, ठीक है। और जैसे इसमें एक इसको पकड़ने का तरीका एक ये भी है एलिमिनेशन से, जैसे ई वाला जो है ना, ई फॉर इंग्लैंड जो है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू यूज रेफरेंसेस फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, यानी अपने अनुभव से आप जो है काम करिए, विद्यार्थी को आप प्रोत्साहित करिए कि वो अपना अनुभव लगाए, खुद से काम करे, यही तो इनडायरेक्ट है, जहाँ पे टीचर मदद नहीं कर रहा है, बच्चे खुद से कर रहे हैं, तो ई तो होगा। तो ई होने का मतलब है या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या तो डी है, क्योंकि ई और ऑप्शन में है नहीं, तो ए या डी है। अब इन दोनों में देखिए डी कॉमन है, तो डी तो होगा। डी के अलावे आप बी और सी को पकड़िए, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर एग्जांपल है ना, तो बी वाला ठीक है, ए फॉर अमेरिका करेक्ट होगा, क्योंकि डी और ई तो देखो होगा ही होगा, डी और ई जो है वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा बी, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज, अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीति, ये तीन होंगे, बी डी और ई। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, फिर हम अपने टॉपिक पे चले जाएंगे। Which of the following is designated as key behavior of effectiveness of teaching as evident from researches? यहाँ पे कई चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो की बिहेवियर है ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चेस। क्या होना चाहिए आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। जी सर। सर नंबर ए। सर ऑप्शन नंबर ए। क्या होना चाहिए आंसर बताइए? सर ऑप्शन डी। टीचर अफेक्ट, डी तो नहीं होगा, ए ही होगा वैसे इसका आंसर, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। तो अनुसंधान में प्रभावी शिक्षण तभी होगा जब विद्यार्थी के विचार और योगदान का उपयोग आप करिएगा, जो भी आपका स्टूडेंट है उसका आइडिया और उसका कंट्रीब्यूशन को यूज करना, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टूडेंट के आइडियाज़ को, स्टूडेंट के कंट्रीब्यूशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो दैट इज़ मोर यूजफुल, दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये एक इफेक्टिव, ये आपके शिक्षण के प्रभावशीलता को भी दर्शाता है ना, ये आपके शिक्षण के प्रभावशीलता को भी दर्शाता है, की बिहेवियर ऑफ टीचिंग को, ठीक है। तो ए ही होगा, बाकी ए के अलावे जो ऑप्शंस है ना वो इतने सटीक मालूम नहीं पड़ते, तो वैसे भी ए ही होगा, क्योंकि बी सी डी में दम नजर नहीं आ रहा कि हम शिक्षण की प्रभावशीलता से जोड़ सकें, टीचर टास्क, स्ट्रक्चरिंग, टीचर अफेक्ट, तो उतना मजा नहीं आ रहा है इसमें। ए वाला ही है जो थोड़ा मजबूत मुझे लग रहा है, तो ए ही होगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो गाइज हम लोग अब थोड़ा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको संचार पढ़ा रहा था, हमारा क्लास संचार का चल रहा था, संप्रेषण का, और संचार में मैंने आपको कई सारी बातें बताई। आज मैं आपको कुछ टर्म्स हम लोग करेंगे, कई सारे टर्म्स हैं ना, कम्युनिकेशन जब हम पढ़ते हैं गाइज तो कई सारे टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं, करीब ऐसे 20 टर्म हो, 20 तो नहीं, 20 से ज़्यादा ही होगा, ऐसे करीब 20-25 टर्म हैं जो कम्युनिकेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। तो एक एक करके कुछ टर्म्स को समझिए। जैसे एक टर्म होता है गाइज क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब क्या है गाइज? स्टडी ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, है ना। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं ना कि संचार में गाइज समय का बड़ा महत्व है, संचार में समय का। जैसे अभी मान लो क्लास गाइज हमारा 10 से 11 चलता है, तो हम सभी का माइंड सेट पहले से है, आप जानते हो कि 10 से 11 सर लेंगे क्लास, मेरे को बैठना है, ऐसा हमारा माइंड सेट पहले से है। लेकिन गाइज मान लीजिए कि मैं 10 से क्लास बोलूं और लूं रात के 1 बजे, तो आप में से मैक्सिमम लोग या तो नहीं आएंगे या तो ये समझेंगे कि सर पागल हो गए, ये क्या टाइम है क्लास लेने का। तो गाइज क्या होता है ना, संचार
कम्युनिकेशन अगर आप राइट टाइम पे करिएगा ना, अगर कम्युनिकेशन आप सही टाइम पे करेंगे तो उसका रिजल्ट बड़ा मतलब बहुत अच्छा आता है। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको जो सही समय पे बोल देने से हो जाएगा आपका काम। तो ये है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्रोनेमिक्स। तो क्रोनेमिक्स हमें ये बताता है कि संचार हमेशा सही समय पे होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस समय क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कई बार गाइस हम गलत समय पे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसका हर्जाना हमें जीवन पर्यंत भुगतना पड़ता है। कुछ आपके गुस्से में मान लीजिए हाइपर हो गए, कुछ चीजें आपको उस समय नहीं बोलनी चाहिए थी, बाद में आप बोल सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, हाइपर हो गए और बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि जीवन भर आप बहुत सारे लोगों के नजर में आ गए और फिर उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन जो है ना, समय बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से टाइम पे क्या बात करनी है। दूसरा टर्म होता है गाइस प्रॉक्सेमिक्स। प्रॉक्सेमिक्स का मतलब क्या है, एक पर्सनल स्पेस। ठीक है, पर्सनल स्पेस से क्या सेंस है गाइस, कि मतलब कितना स्पेस चाहिए कम्युनिकेशन करते टाइम। अभी तो चलो हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में तो बहुत स्पेस है, बट जब हम लोग फिजिकली कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि मान लीजिए ऑफलाइन कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे क्या है गाइस कि कितनी दूरी आपकी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप अपने टीचर के साथ खड़े हो, तो टीचर के साथ एक सोशल रिलेशन आपका है, तो वहां पे आपका एक मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 फीट का। वहीं आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो थोड़ा कम डिस्टेंस में भी काम चल जाएगा। अपने हस्बैंड के साथ या अपने क्लोज वन के साथ हो तो और भी कम में चल जाएगा। सामाजिक कुछ एड्रेस कर रहे हैं जहाँ पे सभी अननोन है, तो वहां पे डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस कम्युनिकेशन में गाइस ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने डिस्टेंस पे किससे बात करना है। यानी कि जब आप किसी से संचार कर रहे हो, उससे आपका क्या रिलेशन है, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने करीब आना है और कितने दूर रहना है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सेमिक्स, जो आपको स्पेस की जानकारी देता है भाई कितना डिस्टेंस आपको रखना है संचार के टाइम, ताकि संचार आपका क्या हो, इफेक्टिव हो, उसका गलत प्रभाव ना पड़ जाए। ऐसे ही गाइज एक होता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब क्या है गाइज, बॉडी लैंग्वेज। यानी कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बात करते जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ, तो बात करते हुए गाइज जो आपका बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत मैटर करता है। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, आप देखते हो मूवी में जितने भी एक्टर्स होते हैं, वो उनके डायलॉग के साथ साथ उनका फेस एक्सप्रेशन भी मैच करता है। वो जो बोलता है उसके साथ साथ उसका बॉडी मूवमेंट भी मैच करता है। अगर मैच नहीं करेगा तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगा, आपको लगेगा कि नाटक कर रहा है, पर क्योंकि वो जो बोल रहा है उसका फेस, उसका पूरा बॉडी उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसलिए हमें लगता है कि यार ये तो एकदम रियल है। हम समझ ही नहीं पाते कि ये तो नाटक चल रहा है ना। तो गाइज इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है काइनेसिक्स, कि आप स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत मैटर करता है गाइज कि कहाँ पे आपको नोडिंग करना है या कैसे बोलना है, आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो उस हिसाब से करिएगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। एक टर्म होता है गाइज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स भी कम्युनिकेशन का एक टर्म है, जिसका मतलब है हैप्टिक्स का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए गाइज कि हम लोग किसी को शाबाशी देते हैं या किसी को हक करते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हैप्टिक्स। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे आपको ये देखना है कि भाई किस मोमेंट पे आपको क्या रिएक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे बड़े हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया तो वो आपको शाबाशी देते हैं। कोई आपका छोटा है तो आपको नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, आप उसको ग्रीट करते हो, तो वो हैप्टिक्स है। ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब कैसे आपको बिहेव करना है वो चीजें सिखाई जाती हैं, तो हैप्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में क्या होता है ना कि आपका टोन, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा टोन क्या है। अब मान लीजिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ आप पे और एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अगर गुस्सा का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ। मैं एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूँ, समझ जाइए कि भाई कोई बात नहीं, नॉर्मल है। ठीक है। तो आपका जो टोन है, आपका जो पिच है, आपका जो वॉल्यूम है, वो दिखाता है कि आप गुस्से में हो, आप खुश हो, आप एक्साइटेड हो, या क्या चल रहा है, आपका भाव क्या है। तो वो पैरा लैंग्वेज है। कई बार हम लोग रीडिंग करते हैं ना, जैसे पोम वगैरह पढ़ते हैं, कई बार स्टेज पे जाके कोई परफॉर्मेंस देना होता है, कई बार स्टेज पे जाके पब्लिक स्पीकिंग करना होता है, परफॉर्मेंस करना होता है, तो देखते हो वहां पे ये बड़ा महत्व रखता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका पढ़ने का तरीका कैसे है, कहाँ पे आपको लाउड होना है, कहाँ पे धीरे बोलना है, कहाँ पे आपको हंसना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ गाना है, वो सब चीज आपको, तो दैट इज ऑल पैरा लैंग्वेज।
कि आपको पता है कि आपकी टोन कब कैसे होनी चाहिए, आपका वॉइस कब कैसे होना चाहिए, ठीक है, आपका वॉल्यूम, स्पीड, ठीक है। कई बार हम मान लो बहुत तेजी में बोल गए जहां पे आपको थोड़ा धीरे बोलना था ताकि सब लोग समझ पाए, सबको सुनाई दे पाए, तो दिस इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मैच द फॉलोइंग में आजकल बहुत आता है, पैरा लैंग्वेज, है ना, पराभाषा, जहां पे आप टोन, स्पीड, ना पॉज वगैरह ये सब देखते हो ताकि आप एक अच्छे स्पीकर हो पाए, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो पाए, ठीक है। एक ऐसे ही गाइस टर्म है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे हमारा गार्ड होता है ना, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में क्या होता है, गेट पे गार्ड होता है। वो गार्ड जिसको चाहेगा वही अंदर आएगा, जिसको नहीं चाहेगा बाहर ही रोक देगा, इतना उसको पावर दिया जाता है ना, तभी ना वो गार्ड है। इसी प्रकार से गाइस गेट कीपिंग भी वही काम करता है कम्युनिकेशन में, खास करके मास कम्युनिकेशन में गेट कीपिंग का काम होता है, जहां पे बहुत सारे न्यूज हम तक आप तक आने ही नहीं दिया जाता। मान लीजिए गाइस कि देश के कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मान लीजिए कि अडानी, अंबानी, ऐसे कोई बड़ा व्यक्ति है जिसने कोई गलत काम कर दिया, उसके फैक्ट्री में 3-4 लोग मर गए। मान लीजिए गाइस कि किसी बड़े व्यक्ति के फैक्ट्री में 4-5 लोग जो है काम करते टाइम एक्सपायर हो गए। अब ये न्यूज में चलेगा, न्यूज में चलेगा तो उसको कम से कम 50-50 लाख रुपए का मतलब कि देना पड़ेगा उसको कि हाँ भाई मेरे काम करते टाइम मेरे एम्प्लॉय। अब उसको लगा कि यार एक काम करते हैं कि ये न्यूज में चलेगा तो 10 लोग मरा, 50 देंगे, 5 करोड़ रुपया का खर्चा है, एक काम करो न्यूज वाले को ही 5-10 लाख रुपया दे करके सलटा दो मामला। तो न्यूज में चलेगा नहीं, जनता तक पहुंचेगा नहीं, हल्ला गुल्ला होगा नहीं, ऐसे ही स्वाहा कर दो, शांत कर दो। तो आजकल ये बहुत होता है गेट कीपिंग। तो मीडिया में क्या होता है गाइस कि बहुत सारी खबरें, मीडिया को तो सब पता रहती है ना क्या चल रहा है देश में, नहीं, बट सारी चीजें हम आप तक यानी जनमानस तक नहीं आ पाता, क्योंकि हम तक आप तक पहुंचने से पहले वहां पे बोरा में पैसा पहुंच जाता है। एक बोरा पैसा पहुंच गया, जो खबर आना है वो रुक गया। हम तक आप तक आएगा तब ना आप हल्ला गुल्ला करिएगा, चिल्लाइएगा बैठ करके सड़क पे। तो गेट कीपिंग, ठीक है, ये प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। नॉइज आपको पता ही है गाइस, कई बार कम्युनिकेट करते टाइम नॉइज क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है, एक तरह का डिस्टरबेंस है, जो क्या होता है कि नॉइज अगर होगा तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट हो जाता है। फिर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और एक बीच में मान लीजिए कोई चिल्लाने लग जाए, हंसने, नॉइज, तो क्या होगा, मेरी बात आप तक 100% जा नहीं पाएगी। तो नॉइज क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है, एक तरह का बैरियर है, बाधा है कम्युनिकेशन में। फीडबैक आप जानते हैं। एनकोडिंग का मतलब क्या है गाइस, जैसे मान लीजिए जो सेंडर होता है, मैं अभी क्या हूं, सेंडर हूं, प्रेषक हूं। मैं इस क्लास में क्या हूं गाइस, प्रेषक, सेंडर हूं। तो मैं क्या करूंगा गाइस कि जो चीजें मुझे समझ आएगी वो मैं क्या करूंगा, आप तक इनकोड करूंगा, यानी आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। तो इनकोडर, इनकोडिंग का मतलब क्या होता है गाइस कि आप अपने थॉट को जो है ना वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो। जैसे मेरा कोई थॉट है तो उसको मैं क्या करता हूँ, शब्दों में, मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और आप उसको समझ रहे हो। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग, कि मेरे दिमाग में चीजें आती जा रही हैं, मैं उसको बोलता जा रहा हूँ और आप उसको समझते जा रहे हो। तो मैं एनकोड कर रहा हूँ, अपने दिमाग की बात को बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हो, तो एनकोडिंग। डिकोडिंग जस्ट इसका उल्टा है। मान लीजिए कि मैंने जो बोला आपने उसको कैसे समझा, देखो सभी का समझने का तरीका अलग होता है। मैं किसी चीज को जैसे समझ रहा हूं आप उसको वैसे, तो सभी का क्या है, समझने का तरीका अलग होता है। तो डिकोडिंग, आपने किसी चीज को अलग समझा, मैंने अलग समझा, तो डिकोडिंग, ठीक है। तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है गाइस, कि अंडरस्टैंडिंग, कि आपने मेरे मैसेज को कैसे समझा, इंटरप्रेट आपने कैसे किया। सभी का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। मैंने एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण को आपने समझा अलग, कोई और अलग समझ सकता है ना। किसी बात को समझने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, कोई इसको गलत समझ सकता है, कोई इसको अच्छा समझ सकता है, कोई, है ना। तो डिकोडिंग, डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर, प्राप्त करता। जैसे आप लोग अभी क्लास में क्या हो, रिसीवर हो, प्राप्त करता हो। तो जो भी मैसेज आपको मैं दे रहा हूं वो आप अपने तरह से समझ रहे हो, अच्छा भी समझ सकते हो, बुरा भी समझ सकते हो, ये आपके मैच्योरिटी के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है गाइस, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है, कि किसी एक शब्द का गाइस मल्टीपल मीनिंग। जैसे कुछ ऐसे जोक होते हैं जिसपे, मान लीजिए मैंने कोई जोक किया, मैंने क्या किया, एक चुटकुला सुनाया, हो सकता है उस चुटकुले से इस क्लास के 50 में से 40 लोग हंसें और 10 लोगों को बहुत बुरा लगे कि सर यार अजीब बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, ये चुटकुला नहीं है, ये तो इंसल्ट है। ऐसा हो सकता है ना। मेरा जोक कुछ लोगों को हंसी आ सकती है, यार ये तो बड़ा अच्छा जोक सर ने सुना दिया। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर ये क्या स्टुपिडिटी है, तो इंसल्ट है।
आपको ये मजाक नहीं बनाना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि मजाक बनाने के लिए किसी का तो हम इंसल्ट करेंगे ना, तभी ना मजाक बनेगा। आपको हंसाने के लिए मुझे किसी का तो इंसल्ट, किसी का तो मजाक बनाइएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है गाइस कि मल्टीपल मीनिंग, एक शब्द शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक। मैंने आपको कोई चीज बोला, अब आपने क्या किया, आपके समझने का तरीका क्या है, तो वो चीज होता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस ये सब तो आप जानते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। देन गाइस एक टर्म है डायडिक कम्युनिकेशन। डायडिक कम्युनिकेशन इस बार भी एग्जाम में आया था। डायडिक का मतलब क्या होता है, टू वे। जैसे अभी का जो क्लास है ये क्या है, खास करके जैसे फोन कॉल पे बात हो रहा है ना, आपने मेरे को फोन किया, मैंने आपसे बात किया, तो टीचर स्टूडेंट आपस में, इज कॉल्ड डायडिक, जो द्विपक्षीय संचार है, जहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या आप दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हो फोन पे, दो ही लोग हैं, तो दो ही लोग बात कर रहे हो ना, तो डायडिक। डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, जहाँ दो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं गाइस डायडिक कम्युनिकेशन। ये सारे हमारे कम्युनिकेशन है, बाकी क्रॉस कल्चरल वगैरह ये सब हमने कर लिया था। ठीक है, अब गाइस हमारा ये सारे हमारे टर्म्स हैं, और जो टर्म्स मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल ये सब आपको पता है, ऑलरेडी करा चुका हूँ टाइप्स में, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, हैप्टिक्स, है ना, काइनेसिक्स, पैरा लैंग्वेज, नॉइज। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद गाइस हमारा एक टर्म आता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल का मतलब क्या होता है, अंतर सांस्कृतिक संचार। अंतर सांस्कृतिक संचार का मतलब है गाइस जहां पे हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन डिफरेंट कल्चर और बैकग्राउंड। इंटरकल्चरल मतलब क्या है गाइस, अंतर सांस्कृतिक। जैसे मान लीजिए गाइस कि कोई बिहार का है तो कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र से है तो कोई मान लीजिए नेपाल का है, तो हो गया ना डिफरेंट कल्चर। बट गाइज हम सभी लोग मान लीजिए एक जगह पे इकट्ठा होकर पढ़ाई कर रहे हैं, इस क्लास में कोई नेपाल का भी हो सकता है, गुजरात का भी हो सकता है, महाराष्ट्र का भी हो सकता है, बिहार का भी हो सकता है। तो अलग अलग स्टेट का मतलब है अलग अलग कल्चर। हमारी मान्यताएं अलग होंगी, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग होगा, हमारा खान पान अलग होगा, हमारा सोचने समझने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है। जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा हो सकता है। तो ऐसे में गाइस दिस इज कॉल्ड इंटरकल्चरल, यानी अंतर सांस्कृतिक संचार, जो आज के समय में बड़ा प्रासंगिक है। क्योंकि गाइस अब पहले का समय नहीं रहा। पहले के समय में क्या होता था कि एक ही जगह पे पैदा होते थे, वहीं खेती करते थे, वहीं परिवार रहता था, और वहीं पे बूढ़े होते थे, वहीं मर जाते थे। 21वीं शताब्दी ने हर एक परिभाषा को बदल दिया। आज के समय में गाइस हम पैदा कहीं होते हैं, पैदा होने के बाद पढ़ने कहीं जाते हैं, पढ़ने के बाद इंटर्नशिप कहीं करते हैं, जॉब कहीं करते हैं, और फिर जॉब के दौरान पता नहीं कितने राज्य और कितने देश विदेश तक भी बदलते हैं। फिर रिटायरमेंट के बाद किसी और नई जगह पे जमीन घर खरीद के बस जाते हैं, फिर मरते हैं कहीं और। तो अब इतना जगह परिवर्तन होने लग गया ना। पहले इतना स्थान परिवर्तन नहीं था, क्योंकि पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। जो जहाँ पैदा हुआ वहीं रहा, वहीं खेती किया, वहीं पढ़ा, वहीं कुछ अपना रोजगार किया, वहीं पे सब कुछ काम तमाम हो गया। आज के समय में ये संभव नहीं है ना। आप कहाँ पैदा होते हो, फिर कहाँ पढ़ते हो, कहाँ जॉब करते हो, फिर कहाँ बिजनेस करते हो, घूमते ही रहते हो। तो डिफरेंट स्टेट में जाइएगा, वहां जाकर के आप वहां की संस्कृति को अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे आप, तो क्या होगा, फिर आपके साथ मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी ना। तो इसलिए गाइज हमें क्या है, अलग अलग भाषाओं को सीखते रहना चाहिए। जो डिफरेंट कल्चर है उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि हाँ भाई चलो किसी का कोई कल्चर है तो उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कोई भारतीय छात्र है जो अमेरिका के प्रोफेसर से बात कर रहा है, ये इंटरकल्चरल है, क्योंकि इंडिया का स्टूडेंट मतलब इंडियन कल्चर, अमेरिका का मतलब अमेरिकन। तो दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में अब अमेरिका के प्रोफेसर पढ़ाएंगे तो वो अपने अमेरिका का जो कल्चर है उस अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे ना, वो ओपन माइंडेड होंगे। जो अमेरिका का कोई प्रोफेसर, अब अमेरिका में ओपन कल्चर है, वेस्ट कल्चर है, तो वहां पे ओपन, वो उस अकॉर्डिंग लेक्चर देंगे, उनके एग्जाम्पल भी वैसे ही होंगे। हमारे हो सकता है हमें बुरा लग जाए कि यार पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, क्योंकि हम इंडियन कल्चर के लोग हैं, हमारा कल्चर थोड़ा अलग है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ऐसे ही कोई जापान का है, वो फ्रांस के, तो ये इंटरकल्चरल है, अलग अलग देश के लोगों के बीच की भी बात। ठीक है, क्योंकि सभी का बिलीफ सिस्टम, सभी का ये सब अलग होता है। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का महत्व तो आज के समय इसलिए है गाइस, क्योंकि आज का समय जो है ना ये उदारीकरण का है, ग्लोबलाइजेशन का है।
अब तो पूरा विश्व एक मतलब मुट्ठी में आ चुका है ना, इतना मतलब फ्लाइट का सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात इतना उपलब्ध हो गया कि आप 2 से 3 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। वियतनाम चले जाइएगा 4 घंटे में, इंडोनेशिया चले जाओगे, है ना, मॉरिशस चले जाओगे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 7-8 घंटे में तो यूरोप पहुंच जाइएगा। 7 से 8 घंटे में, 7 घंटे में या 6 घंटे में तो आप यूरोप चले जाएंगे, 7 समंदर पार। इतना मतलब फास्ट हो गया ना। तो ऐसे में गाइस ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, उदारीकरण। अच्छा अब ये भी हो गया गाइस कि भारत में भी ऐसा तो है नहीं कि भारत की कंपनी है, भारत में अमेरिका की भी कंपनी है ना, बांग्लादेश, जापान, हर मतलब पूरे विश्व की कंपनी है भारत में। तो वहाँ जॉब करना है, वहाँ के लोगों से बात करना है, तो ऐसे में आपको इंटरकल्चरल होना पड़ेगा। अब वो नहीं है कि भाई मैं जैसा हूँ, मेरा जो कल्चर है मैं उसी को मानूंगा, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कहाँ से काम कर पाओगे अगर ऐसा सोच रहेगा। थोड़ा आपको मॉडर्न होना ही पड़ेगा, थोड़ा ओपन माइंडेड, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन भी, आजकल बिजनेस वगैरह भी जो हो रहा है वो भी हर हर जगह पे। अब मैं कहाँ से हूँ, आप मेरे से कहाँ से जुड़ रहे हो, अगर मैं ओपन नहीं होऊंगा तो आप मेरे से कैसे जुड़ पाएंगे। मुझे आपको समझने के लिए आपके कल्चर को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से बात करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही एजुकेशन, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये सारे क्या है गाइस, ये सारे अंतर सांस्कृतिक संचार के मतलब महत्व हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस देखो कुछ ना इसमें बाधाएं भी हैं। जैसे अंतर सांस्कृतिक संचार वैसे तो बहुत अच्छी चीज है और आज के समय में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसका कुछ बाधा भी है। जैसे पहला बाधा है गाइस कि भाषाई बाधा। भाषाई बाधा का मतलब क्या है गाइस कि अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ये भाषाई बाधा है, ठीक है। जैसे मान लिया कि अब किसी को इंग्लिश आता ही नहीं है, तो इंग्लिश में कोई बात कर रहा है तो कैसे वो समझेगा। किसी को हिंदी आता ही नहीं है तो वो कैसे समझेगा, तो लैंग्वेज बैरियर। ऐसे ही स्टीरियोटाइपिंग, कई लोग स्टीरियोटाइप होते हैं ना, यानी कि बहुत पुराने ख्यालात के होते हैं, वो नई चीज को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, तो स्टीरियोटाइपिंग। ऐसे ही एक होता है एथनोसेंट्रिसिज्म, प्रजाति केंद्रिकता। जैसे मान लो गाइस कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल अपने कल्चर को लेकर के, जैसे कहते हो ना क्षेत्रवाद या जाति को ले, जातिवाद जिसको कहते हो कि भाई ये फलाना जाति का है। अब आप किसी कास्ट के हो तो उसी कास्ट के लोगों को सपोर्ट करोगे, किसी राज्य के हो तो उसी राज्य को। ऐसा होता है ना कई बार कि हम जिस राज्य के हैं हमें लगता है यार इसी राज्य का व्यक्ति मेरा दोस्त बने, हम जिस जाति के हैं उसी जाति का लोग मेरे साथ रहे। ऐसा भारत में तो बहुत कॉमन है। तो प्रजाति केंद्रितता, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिसिज्म, ये भी क्या है, एक तरह का बाधा है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर सिर्फ आप अपने कास्ट के लोगों के साथ ही उठोगे बैठोगे, सिर्फ अपने राज्य के लोगों से ही दोस्ती करिएगा, तो कैसे आप ग्रो कर पाएंगे, ब्रॉडर अप्रोच नहीं हो पाएगा ना आपका। तो ये सारा एक बाधा है, कल्चरल नॉलेज वगैरह। तो ऐसे में गाइस आपको अगर आज के समय में इंटरकल्चरल होना है तो आपको एक तो ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, खुला सोच का होना पड़ेगा, आपको अलग अलग कल्चर के बारे में आना चाहिए। आप स्टीरियोटाइप होने से बचिए, पेशेंट, रिस्पेक्टफुल रहिए दूसरे के लिए, सिंपल लैंग्वेज यूज करना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, इंटरकल्चरल। आपको ओपन माइंडेड भी होना पड़ेगा कि ठीक है भाई किसी का कोई कल्चर है तो ठीक है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का कोई कल्चर है तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसा आपको सोच रखना पड़ेगा। तो क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से, है ना। आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, ज्यादा आपको सक्सेस मिल पाएगा। आज के समय में ये बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये अंतर सांस्कृतिक संचार है, इसकी कुछ बाधाएं भी हैं और इसके कुछ टिप्स भी हैं, कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिसको आप फॉलो करके बेहतर कर सकते हो। तो ये ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही गाइस। आप में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से इतना ही।